वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी ए सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जाम डेट बहुत नियर बाय है, 1 नवंबर को एग्जाम है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही कम टाइम रह गया है अब तो बेस्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहती है लास्ट टाइम पे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे कर ले जाएं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है हमारा कि हमने एटलीस्ट जो लास्ट टाइम पेपर पूछा गया था उसके क्वेश्चंस हमने सारे लगाए हुए हैं। तो हमें इस पेपर का पैटर्न पता है, इस पेपर की स्पीड एक्यूरेसी पता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सारी रेलिवेंट डिटेल्स हमें पता होती हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम की प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जो इस पेपर में ज़रूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता, जैसे कि इस पेपर में फ्लूइड मशीनरी नहीं पूछा जाता, तो हम लोग वो क्यों पढ़ें, ऐसे टॉपिक्स की वीडियोस क्यों देखें जो रेलिवेंट ही नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से नॉर्मल नहीं होते, हटके होते हैं, गेट ES अदर एग्जाम से हटके होते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए हम यह क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को ओवरऑल नॉलेज मिले क्वेश्चन के साथ साथ, ये पता चले कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके साथ और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन की लिंकेज में टैग्स में और किस टाइप की थ्योरी बन सकती है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और CPM, दो टॉपिक्स हैं। दो टॉपिक्स क्यों लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि CPM के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, उसकी सेपरेट वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं था, तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। उन दोनों के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस और CPM दोनों ही थोड़े माइनर टॉपिक हैं इस एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि दोनों में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है कंपेयरिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टडी। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको तैयारी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आपको लगता है कि मेरी तैयारी अब तो दिमाग नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट गारंटी चाहिए अपनी सिलेक्शन की, तो आप विजिट कर सकते हैं www.cizplus.com या फिर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं यूपीपीएससी ए लमसम पैक। ये बहुत शॉर्ट तरीका है तैयारी करने का शॉर्ट टर्म में, क्योंकि स्पेशली डिजाइंड वीडियोस हैं, 10 to 15 वीडियोस है पर सब्जेक्ट अराउंड, जिसमें आपको मिलेंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, सिर्फ मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स जिसको डिस्कस किए जाएंगे जो रेलिवेंट है। हमारी टीम ने स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करके ये कोर्स बनाया है आपके लिए। इसमें आपको पर सब्जेक्ट 3 क्विज मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन रहेगा। तो ये बेस्ट कोर्स है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ यूपीपीएससी ए प्रिपरेशन। आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। दिस इज, ये 3 हिंज्ड आर्च पे क्वेश्चन है। A 3 hinged arch symmetrical arch is loaded as shown in the figure below. Which of the following is the magnitude of the correct horizontal thrust? जैसा कि हम जानते हैं आर्चेज में एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है। इसको सॉल्व करें, अगर हम लोग दोबारा से यहाँ पे एक आर्च बनाएं, ओ सॉरी रोलर नहीं है, दोनों साइड हिंज्ड है। हाइट दे रखी है 1.5 मीटर की, और यहाँ पे 2P का लोड है इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि 4 है, 4 में से 3, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इधर से, और यहाँ से कितने पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 4 और टोटल ये भी 4, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले रिएक्शंस निकाल लेते हैं। इसको नाम दिया है A, इसको दिया है B। रिएक्शंस निकाल लें, RA और RA RB की जगह मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल रिएक्शन देखें, अगर हम लोग VA और VB, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, B के अबाउट मोमेंट 0 कर दूं। यहाँ पे देखता हूँ 0 करो, VA इंटू 8 माइनस ऑफ 2P इंटू 3, राइट, 2P इंटू 3
इज इक्वल टू 0, और तो कोई लोड नहीं, इसके बाद मोमेंट 0 कर दिया। इसका VA का मोमेंट क्लॉकवाइज, 2P का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 कर दिया। VA इज इक्वल टू 6P/8, ये आ जाएगा 3P/4 या फिर 0.7P। ये आ गया मेरे पास VA का रिएक्शन, और यहाँ पे होगा एक HA और यहाँ होगा HB, लेकिन HA और HB का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखेंगे, डेल्टा H 0 करके देखें तो HA और HB को सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं, यही आपस में एक दूसरे को काटेंगे स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो HA और HB सेम है, तो HA HB की जगह हम H ही रखते हैं, एक कॉमन H रखते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है मेरी, दोनों में अलग अलग नहीं है, सिंगल है, H है। अब ये भी तो एक हिंज है, इसके अबाउट मोमेंट 0 कर दें हम लोग, इसको मैं नाम दे रहा हूँ C, ठीक है, यहाँ दे रहा हूँ मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू 0। यही तो थर्ड हिंज का काम होता है, VA इंटू दिस 4 माइनस, देखो VA का मोमेंट है क्लॉकवाइज, HA का मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, HA इंटू दिस हाइट 1.5 माइनस H इंटू 1.5, ये 1.5 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो H कितना आ गया? 4VA बाय 1.5, दिस इज इक्वल टू, आई नो थोड़ा सा टाइट है, और अगली स्लाइड में लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू 4VA अपॉन 1.5, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। VA कितना है? 3P/4, 4/1.5 इंटू 3P/4, 4 से 4 कटा, 1.5 का 2, ये आ जाएगा 2P। ऑप्शन है 2P, यस बी ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 2 हिंज आर्च पे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ मैंने फिर भी टाइम लगाया। आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी फिगर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक कोई रिएक्शन निकालो, HB निकाल के भी काम हो जाता है। HB से क्यों नहीं किया, उसमें 2P का मोमेंट भी लेना पड़ता, जबकि मैंने इस साइड से क्या किया, सिर्फ ये वाला सेक्शन कंसिडर किया है। इस लेफ्ट हैंड मोमेंट में 2P आएगा ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड मोमेंट को 0 कर दिया, उससे मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। What are the following bending moments at end A and B of uniform fixed beam AB as shown in the figure below when two concentrated loads are act at 1/3 of spans? ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बेस पे। देखो बहुत लोग इसको याद भी रखते हैं, मैं आपको ज़रूरी नहीं समझता इसको याद रखना। 2 लोड लगे हुए हैं W के, फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा है। फिक्स्ड एंड मोमेंट इसलिए पूछा है क्योंकि फिक्स्ड बीम है, ये डिस्टेंस है L/3, ये L/3, तो ये भी L/3 होगा, ये 2L/3 होगा, ठीक है। देखो इसको A मानो, इसको B मानो, फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा है इसने, तो यहां आएगा एक MAB निकाल ले, MBA निकाल ले, बात एक है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी दोनों की। MAB की वैल्यू अगर हम देखें, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे दिखाऊंगा अगर मैं, अगर एक फिक्स्ड बीम है और लोड अनसिमेट्रिकल है, ये A डिस्टेंस पे, ये यहाँ से B डिस्टेंस पे है, और ये A है मेरा, ये B, तो इस केस में MAB की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, चल डायरेक्शन में दिखाता हूँ, माइनस ऑफ PAB² बाय L²। L है ये टोटल लेंथ, समझ गए, PA इन दिस डिस्टेंस इनटू इसका स्क्वायर बाय L²। अगर इस लॉजिक से ये काम करें तो पहले इस वाले लोड का देखते हैं, इस वाले लोड का देखते हैं, ठीक है, पहले वाले लोड का, तो उससे आएगा
माइनस में ही लूंगा सब कुछ, क्योंकि इस वाला मोमेंट माइनस में आएगा। एम ए बी माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एल बाय 3, पहला ये वाला डिस्टेंस इंटू दूसरे वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, 2l बाय 3 का स्क्वायर, प्लस दोबारा से माइनस में क्या आएगा, माइनस ऑफ w इंटू, अब क्या होगा 2l बाय 3, वो सुपर पोजिशन कर दिया मैंने। देखो यहां पे एक लोड का लगाया था ना, अगर दूसरे का भी लग जाए ये सुपर पोजिशन हो जाती है मोमेंट्स में। इसमें ही एक बार लोड कंसीडर किया ये वाला, इसके फॉर्म में लिख दिया ये, दूसरी बार इसके तरीके से लिख रहे हैं w इंटू 2l बाय 3 इंटू l बाय 3 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे एल स्क्वायर से डिवाइड करना भूल गया था मैं, एल स्क्वायर से डिवाइड होगा पूरी लेंथ का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ w, ये आ जाएगा 4l बाय 27 माइनस l बाय 27, ये आ जाएगा मिलके माइनस 6l बाय 27, अगर 3 से काटेंगे तो 2 और यहाँ 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 2l बाय 9। इजी क्वेश्चन था, इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, इजीली निकाल भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, एक ही बात है। मैंने बताया कि 2w, सर आप ये माइनस क्यों आया आपका आंसर, देखो ये वाला जो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज की साइन नोटेशन ऐसी होती है जनरली कि उसको हम नेगेटिव लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, इसने तो मैग्नीट्यूड पूछा था, इसलिए इसका आंसर 2w बाय 9 आया। आगे चलते हैं। A beam is hinged at A and fixed at B. If a moment is applied at end A, the moment developed at end A will be, सिंपल सा कंसेप्ट पूछा हुआ है। एक बीम है ऐसी जो कि एंड B पे फिक्स्ड है, A पे हिंज्ड है, कह रहा है एक मोमेंट लगाया M का किसी भी डायरेक्शन में, मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लगा दिया, तो B पे मोमेंट क्या आएगा। ये कंसेप्ट होता है कैरी ओवर कंसेप्ट, कैरी ओवर फैक्टर का। अगर हिंज पे मोमेंट लगाया है m, तो फिक्स्ड पे कितना कैरी ओवर फैक्टर आता है, हाफ का कैरी ओवर फैक्टर आता है, मतलब सेम डायरेक्शन में इधर m/2 का मोमेंट आ जाएगा। याद रखना सेम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मतलब में -m और -m/2 इसीलिए था कि बच्चों को सेंस पता है क्या, ऐसा ना कर दे वो कि इस m को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ का क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दे, सेम सेंस में मोमेंट आता है। अगर आपने m का क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लगा के m मानना है, तो उसी सेंस का m/2 मोमेंट लगेगा, तो सेंस सेम रहेगी और कैरी ओवर फैक्टर हाफ रहेगा। जबकि हिंज के केस में अगर फिक्स्ड पे लगाओ तो हिंज के केस में कैरी ओवर नहीं आता, हिंज से फिक्स्ड के केस में कैरी ओवर फैक्टर आता है। इसका आंसर आ जाएगा C, m/2, ना कि -m/2। -m/2 कब होता, जब ऐसा मोमेंट लगता, क्लॉकवाइज सेंस का लगता होगा, पर ये तो थ्योरी है ही नहीं, क्लॉकवाइज सेंस का तो लगता ही नहीं, तो ये होगा नहीं और आंसर आएगा ये। आगे चलते हैं। द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ AC and AB for the truss shown given below will be respectively as tension and compression। ठीक है, पॉजिटिव को लेना है टेंशन, नेगेटिव को लेना है कंप्रेशन। बिल्कुल सही साइन नोटेशन दे दिया इसने। मैं इस क्वेश्चन को इसी फिगर में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा, चलो ठीक है मैं अपनी में कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। ये कभी कभी क्वेश्चन आपको ज़रूरत हो सकती है देखने की, क्वेश्चन को रुइन नहीं करते। ये P की फोर्स लगाई, यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड रोलर है, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है इसने 60 डिग्री का, ठीक है, बस यही सब दे रखा है और A B C बता रखा है।
ठीक है, तो मेंबर पे कौन सी पूछी है? AC और AB, मतलब AC और AB इन मेंबर्स में फोर्स पूछी हुई है। क्या करते हैं ना, आसान है यार ये क्वेश्चन तो, बहुत ही आसान है। इसमें तो कुछ सेक्शन मेथड बाय सेक्शन बाय जॉइंट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, इसका जॉइंट इक्विलिब्रियम सही कर लो, C का एट जॉइंट C होता है ना, ट्रस्ट में ये कंडीशन होती है, हम किसी भी जॉइंट की इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करके मेंबर्स में फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखो, एक मेंबर है ये CB का मेंबर है ये, इस पे फोर्स लगी हुई है जैसे P, और यहां पे एक फोर्स जारी है, ठीक है। अब देखो, मैं दोनों फोर्सेस को कैसा ले रहा हूं? कॉम्प्रेसिव नेचर का ले रहा हूं। कॉम्प्रेसिव नेचर कैसे देखते हैं? अगर टुवर्ड्स द जॉइंट है तो कॉम्प्रेसिव, और अगर अगेंस्ट द जॉइंट, ऑपोजिट टू द जॉइंट है तो टेंसाइल। देखो कैसे बता रहा हूं मैं ये चीज। ये जॉइंट था, कौन सा जॉइंट है? C। एरो कैसा जा रहा है मेरा? टुवर्ड्स द जॉइंट, टुवर्ड्स द जॉइंट। किसी भी नेचर का आप मान सकते हो, अगेंस्ट का भी मान सकते हो। मैं टुवर्ड्स द क्यों मान रहा हूं? क्योंकि यार P अगर ऐसे लग रही है तो उसको अपोज करने के लिए कॉम्प्रेसिव फोर्स ही लगानी पड़ेगी मेंबर्स को, इसलिए मैंने मान लिया। आप टेंसाइल मान लो, साइन नेगेटिव आ जाएगा, आप लोग उसको ठीक कर लेना, बात एक ही है। साइन कन्वेंशन से कभी भी फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ सकता, इस बात को गांठ बांध लो। आपने साइन कन्वेंशन अगर उल्टी ली है तो आपका साइन उल्टा आएगा और नेट में सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये माना, और ये जो फोर्स है मेरी, इसको बोल रहा हूं मैं FBC, इस फोर्स को बोल रहा हूं मैं FAC। नाम समझ रहे हो? AC मेंबर में तो FAC, BC मेंबर में तो FBC। अब देखो, इस जॉइंट पे अगर मैं डेल्टा V0 करूं, डेल्टा V0 से पहले अगर मैं डेल्टा H0 कर लूं तो क्या होगा? नेट में हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर 0 करूं, देखो इसका और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कुछ आएगा नहीं, इसका ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में FAC साइन 60, ठीक है। साइन कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, तो करते हैं 0। और तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ ही नहीं रहा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्सेस है। FAC साइन 60 इज इक्वल टू 0। अगर FAC का साइन 60 कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब साइन 60 तो 0 हो नहीं सकता, FAC 0 होगा। FAC क्या आया? 0, मतलब इस मेंबर में कोई फोर्स ही नहीं है, इसकी फोर्स है 0। तो सारी की सारी P फोर्स किसने डील कर रखी है? FBC ने। ये मेंबर तो हटा ही लो ना एनालिसिस के लिए, इस मेंबर की जरूरत नहीं है। FBC में कैसी फोर्स आई? FBC इज इक्वल टू P। क्यों? वर्टिकल इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करने के लिए। तो FBC में किस नेचर की फोर्स आई? P की, और उसका साइन कन्वेंशन है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा सॉरी, आंसर निकालने के लिए इसने BC मेंबर में नहीं फोर्स पूछी, इसने तो AB मेंबर में फोर्स पूछी है। तो AB मेंबर में फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहां फोर्स पता चल गई, ये फोर्स है P, ये भी फोर्स है P, ठीक है। इस मेंबर में फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पे रिएक्शन आ जाएगा P, और ये रिएक्शन आ जाएगा, एक सेकेंड, ये रिएक्शन आ जाएगा 0। आई विल टेल यू व्हाई। हाँ, और इस मेंबर में फोर्स को आएगी, चलो देखते हैं, ठीक है। यहां देखो, इसको भूल जाओ अभी के लिए, जो मैंने बताया रिएक्शंस वगैरह। देखो मेंबर में फोर्स कांस्टेंट रहती है,
ये हमने बता दिया फोर्स P है, तो इधर भी P रहेगी क्योंकि कांस्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है। इस जॉइंट की बात करूं मैं, अब मैं क्या कह रहा हूं, इस जॉइंट पे, जॉइंट B पे लगा दो वो कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जॉइंट B पे अगर डेल्टा H 0 करोगे आप, ठीक है, तो यहां पे आएगी एक P की फोर्स, ये जॉइंट B है, इसको रोकने के लिए एक रिएक्शन आएगा P, और यहां पे एक फोर्स है मेरी जिसका नाम है FAB, इस डायरेक्शन में देखा। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, अगर इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करूं मैं, तो FAB में कोई वैल्यू आएगी क्या? FAB इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। क्यों? P को तो P ने, सर आपने P को P से कैसे जोड़ दिया? अरे यार ऑब्वियस ही बात है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ आएगा नहीं। इस P को फोर्स को P फोर्स को कौन रिएक्शन दे देगा? P, वर्टिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और AB का अगर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखें तो FAB में 0 आ गया। तो जो इसने दोनों फोर्सेस पूछी थी हमें, AC में भी और AB में भी दोनों ही फोर्सेस आ रही हैं 0 एंड 0। आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा करता हूं मैं, इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो खुद सोचो यार, यहाँ पे P फोर्स आ रही है, ये P फोर्स है। अगर मैं रिएक्शंस निकाल लूं, पहले रिएक्शंस अगर निकालूं, इसको बोलूंगा मैं VA, इसको बोल रहा हूं मैं VB, ठीक है। रिएक्शंस अगर निकालूं, B के अबाउट, यहां लिख देता हूं, B के अबाउट मोमेंट 0 करो, मोमेंट 0 करो, तो P का मोमेंट B के अबाउट तो 0 आएगा, और VB का मोमेंट भी B के अबाउट तो 0 आएगा क्योंकि वो उसी से पास कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? VA इंटू दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। VA इंटू L इज इक्वल टू 0 आ गया, बाकी सारे मोमेंट्स भी 0 हैं, तो VA कितना आ जाएगा? 0। VA अगर 0 आ गया, VA 0 आ गया अगर, तो देखो अब होगा क्या, ये जो फोर्स लगनी थी ना, ये 0 आ गई। अगर फोर्स 0 होती है तो हम उसको दिखाने की कोई जरूरत है क्या? फोर्स को ना दिखाओ चलेगा। और ये रूल होता है 0 फोर्स मेंबर्स का। अगर दो मेंबर्स हैं जो कि जिन पे कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल, और आपस में किसी एंगल पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसमें भी फोर्स 0 आती है, इसमें भी फोर्स आती है 0। ये एक क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी है या एक टैक्टिक है 0 फोर्स मेंबर निकालने की। तो अगर इस एंड पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो इधर इसमें और इसमें कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं उनको किसी भी। अगर देखो यहां से ही देख लो, इसमें इस जॉइंट का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करो, और वर्टिकल को, इसमें भी फोर्स नहीं आएगी, इसमें भी फोर्स नहीं आएगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है उस जॉइंट पे कोई। सारी की सारी फोर्स, P को इसने रिएक्शन लिया, इस मेंबर में P कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ P, ये इसका एक FBD बन गया, इसमें भी फोर्स 0, इसमें भी फोर्स 0। आई होप क्लियर। आप किसी भी मेथड से कर लो, जल्दी से जल्दी करो। मैं बस बताना चाहता था कि लंबा तरीका छोटा तरीका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। The maximum bending moment in a beam under the wheel load caused by a train of moving load is, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में एक कंसेप्ट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। देखो मान लो ये L लेंथ की बीम है, छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लेना, और ये इसका सेंटर है L/2 पे, ठीक है, C नाम दे रहा हूं इसको, और एक 4 लोडिंग की, 3 की बना देता हूं, ठीक है, आसान पड़ेगा। 3 लोड्स की ट्रेन ऑफ मूविंग लोड है। कैसे? ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे आपस में ही। तो हमें पता क्या करना होता है, अगर ये लोड मूव कर रहा है A से B में,
तो वो सेक्शन बताओ जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए। जनरली तो बेंडिंग मोमेंट बीम पे कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, लेकिन ट्रेन के केस में जब लोडिंग ऐसे अलग अलग इंपैक्ट्स में पड़ रही है, पॉइंट लोड का ट्रेन है, तब सेंटर पे नहीं होता, एक क्रिटिकल सेक्शन होता है किसी लोड पे ही, किसी पॉइंट लोड पे ही। और वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जब लोड की सीजी, मान लो एक और लोड बना देता हूं, ठीक है, 4 लोड है मेरे को सीजी दिखाने के लिए। ठीक है, अब समझना, इन लोडिंग की सीजी मान लो यहां आ रही है, ठीक है, ये इस लोड का सीजी है नेट, और ये एक लोड है। मैं बोल रहा हूं कि ये सेक्शन होगा मैक्सिमम लोडिंग का अगर जो सीजी है, इस पूरी लोडिंग की जो सीजी है वो सेंटर और लोड से इक्विडिस्टेंट पे, मतलब सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस z और ये भी डिस्टेंस z। आई होप क्लियर होगा। ये मेरा है क्रिटिकल सेक्शन, इस सेक्शन पे मैक्सिमम होगा जब लोडिंग ऐसे प्लेस्ड हो कि लोड का सीजी और वो लोड, जिस लोड की हम बात कर रहे हैं, जिस क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे हो। इसका मतलब when this wheel and the CG of the load are equidistant from the end of the beam, सिमिलर केस है। जो CG अगर ये दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे हैं, तो सेंटर कहाँ पे है मेरा, इसने थोड़ा सा घुमा रखा है प्रॉब्लम को, देखो ये मेरा L/2 है, और ये कितना हुआ फिर, ये हुआ मेरा L/2 माइनस Z, और ये भी मेरा कितना हुआ L/2 माइनस Z। मतलब सेंटर से थोड़ा थोड़ा हटा दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि सेंटर से दोनों सेम माइनस कर दिए। आई होप सबको क्लियर होगा। L/2 पे सेंटर था, सेंटर से Z इधर गए, Z उधर गए, तो ये डिस्टेंस भी तो बराबर ही आएगा, एंड से भी। ऐसे लोडिंग की प्लेसमेंट होनी चाहिए उस सेक्शन पे कि मेरा जो सीजी है और जिस व्हील की बात कर रहे हैं वो दोनों अपने अपने एंड से इक्वल डिस्टेंस पे हों, या फिर दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों, बात सेम है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की थ्योरी है। किसी भी थ्योरी के रिगार्डिंग आपको डाउट है, प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं लग रही, कंफ्यूजन आ रही हैं, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ लिमिटेड अमाउंट की थ्योरी बता सकता हूं मैंने पूरी कोशिश की आपको ये कंसेप्ट समझाने की। आपको पूरा अच्छे से डिटेल कंसेप्ट समझना है तो विजिट कीजिए www.cizplus.com, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे यूपीपीएससी एई का लमसम पैक चेकआउट कीजिए। डिटेल में जितना क्रिस्प मैनर में समझाया जा सकता है उस मैनर में आपको सीरीज बाय सीरीज समझाया गया है, पूरा कंसेप्ट एक बार में समझ आ जाएगा। आई होप आप लोग उसको विजिट करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इन अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट पिन जॉइंटेड फ्रेम, एक पिन जॉइंटेड फ्रेम है, मतलब एक ट्रस फ्रेम है जो कि है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है, उसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है कोई। द रिलेशन बिटवीन m एंड द नंबर ऑफ जॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एज, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। देखो एक जो परफेक्ट पिन जॉइंट फ्रेम होता है ना, परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट पिन जॉइंट फ्रेम की फुल फॉर्म होती है, उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर वो 2D फ्रेम है, स्पेस फ्रेम की बात नहीं कर रहा, स्पेस फ्रेम में कितना होता है 3j माइनस 6, ठीक है, ये 2D की बात हो रही है। 3D भी लिख देता हूं मैं, इसकी डेरिवेशन भी बहुत आसान है, यहां पे नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट है। m इज इक्वल टू 3j माइनस 6। लेकिन अगर बीम है मेरी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, तो उसमें मेंबर जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है
m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 या फिर m ग्रेटर देन 3j माइनस 6। ये कौन सा केस है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का, ठीक है। और जब अनस्टेबल फ्रेम होता है तब मेंबर जरूरत से कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेफिशिएंट फ्रेम। तब क्या हो जाता है? m लेस देन 2j माइनस 3, वो फ्रेम जनरली इंटरनली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा मेंबर है तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, उसमें क्या होगा? अब अगर ये m इक्वल टू 2j माइनस 3, इसको परफेक्ट फ्रेम पता क्यों बोल रहे हैं? ये डिटर्मिनेट कंडीशन है, इसमें विदाउट एनी अदर कंडीशंस हम लोगों को फ्रेम सॉल्व हो जाएगा, सारे रिएक्शंस आ जाएंगे, सारे मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन अगर मेंबर जरूरत से ज्यादा है, एक भी ज्यादा है इससे, तो मेरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, इसीलिए इसका नाम स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम का मतलब जो कि 2D फ्रेम है, एक ही प्लेन में है, उसमें m ग्रेटर देन होगा 2j माइनस 3 से। यह है प्लेन फ्रेम की कंडीशन, और यह है स्पेस की, स्पेस फ्रेम। आई होप आपको क्लियर होगा। ये डेफिशिएंट फ्रेम भी पता चला, और रिडंडेंट, इसको बोलते हैं रिडंडेंट फ्रेम। रिडंडेंट फ्रेम मतलब कि मेंबर ज्यादा हैं, उसमें कुछ रिडंडेंसी आ रही है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, किसी भी सेंस में बोला जा सकता है। आई होप क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हिंदी में है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया आरडी के लिए बिंदु बी पर प्रभाव रेखा का ऑर्डिनेट क्या है? देखो, सॉरी जिसको प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, ये क्वेश्चन मेरे को हिंदी में ही मिला। देखो, प्रभाव रेखा होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। समझ आ रहा है ना? प्रभाव रेखा, इन्फ्लुएंस। ऑर्डिनेट का मतलब तो समझते हो कि उसका मतलब वैल्यू क्या है बेसिकली। प्रतिक्रिया आरडी मतलब आरडी का रिएक्शन के लिए, मैं समझा देता हूं, आरडी के रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाओ और बी का ऑर्डिनेट बताओ। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होती है? अगर एक मूविंग लोड, एक यूनिट लोड हमारा एक किसी सेक्शन पे मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारी डिफरेंट जैसे रिएक्शन, शियर, मोमेंट किस तरह वेरी कर रही है उस सेक्शन पे, वो हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बताता है। इधर क्या बोल रहा है? आरडी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल यूज कर लूंगा। मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या कहता है? रिएक्शन के लिए सारा सपोर्ट हटाओ और उस जगह को एक यूनिट उठा दो। ये मेरा क्या था, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये डी है, ये सी, ये बी और ये ए। अब खुद से सोचना, मैंने क्या किया? सबसे पहले मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल से चल रहा हूं मैं, ये सपोर्ट हटा दे रहा हूं, सपोर्ट हटा दी, ये बन गया मेरा डी। अब क्या कह रहा है? इस सपोर्ट को क्या कर दो, इस जो एंड है इसको एक यूनिट उठा दो। एक यूनिट उठा दिया, लेकिन ये बीम भी तो यहाँ पे हिंज है, ये भी तो हटेगी, ऐसे हो गई, ये ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल सही। ये 1 यूनिट, ये बताना है x, हमें डिस्टेंसेस पता है, ये डिस्टेंस है 2 का, ये डिस्टेंस है 4 का। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा दो, ये ट्राइंगल सिमिलर है, या फिर ये भी थीटा तो ये भी थीटा, समझ रहे हो? tan थीटा इक्वल कर दो 1/4 इज इक्वल टू x/2, तो x क्या आ जाएगा? 0.5। वही उसने पूछा है। मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल बहुत काम की चीज है, किसी भी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत आसानी से मेरे को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम दे देता है। 1 यूनिट उठाया, बीम की शेप ऐसी होगी, बीम की शेप जैसी बनेगी वैसा ही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा, वही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा। 1 यूनिट उठाया, बीम की शेप ऐसी चेंज हो गई। ये x डिस्टेंस पूछा था, ऑर्डिनेट पूछा था उसने, बेसिकली y कोऑर्डिनेट पूछा था, वो मेरा आंसर आ गया। आगे चले। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन फॉर। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके लिए ड्रॉ किए जाते हैं? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आप किसी भी स्ट्रक्चर के लिए ड्रॉ कर सकते हो, बीम, कॉलम, आर्चीज, केबल, किसी के लिए भी कर सकते हो।
बीम के लिए ओनली बीम्स भी गलत है, ओनली आर्चेस भी गलत है, ओनली ट्रसेस भी गलत है। बीम, आर्चेस, ट्रसेस, ब्रिजेस किसी के लिए भी आप कर सकते हो, गैंट्री गर्डर किसी के लिए भी, किसी स्ट्रक्चर के लिए आप इन्फ्लुएंस डायग्राम, लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? आगे चले। The optimistic, most likely and pessimistic estimates of the time of an activity are given. नोट कर लूँ मैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब वो वाला टाइम जब सारी कंडीशंस हमारे फेवर में है, फेवरेबल कंडीशंस में जो टाइम आता है 4 days। मोस्ट लाइकली टाइम जब सिचुएशंस नॉर्मल है, सबसे नॉर्मल कंडीशंस में, ना ज़रूरत से अच्छी ना ज़रूरत से गंदी, नॉर्मल कंडीशंस में टाइम 11 days। पैसिमिस्टिक टाइम जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट चल रहा है तब 12 दिन लगेंगे। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम बोला हुआ है इसमें, इसको होता है TE, एक्सपेक्टेड टाइम। इसका फॉर्मूला होता है TO + 4TM + TP / 6। ये इसका फॉर्मूला है, इससे सॉल्व कर लेते हैं। T0 क्या है? 4 + 4 × 11 + TP है 12/6। ये आ जाएगा 12 + 4 16, 16 + 44 60। ये आ जाएगा 60/6, दैट इज 10 days। इसका आंसर आ जाएगा 10 days। आई होप ये सिंपल सा न्यूमेरिकल क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग। द क्रिटिकल एक्टिविटी एज, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? वो वाली एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी का CPM में क्या रोल होता है? उसका फ्लोट 0 होता है, हैज 0 फ्लोट। सिंपल सी डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। 0 फ्लोट एक्टिविटीज को बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। वो वाली एक्टिविटीज जिसमें कोई गुंजाइश की कसर नहीं है, वही मेरी एक्टिविटी का पाथ डिटरमाइन कर रही है, वही एक्टिविटी की ड्यूरेशन डिटरमाइन कर रही है। ठीक है। द टेक्निक यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग वेरियस जॉब्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नोन एज। देखो, एक प्रोजेक्ट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि देखो, अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को 3 तरह से, ये इसका फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग इवेंट है, 3 इसका एंडिंग इवेंट है। ठीक है, आप नंबरिंग गलत बता दोगे इसलिए मैं नंबरिंग ठीक कर लेता हूँ, मैं तो एग्जांपल ले रहा था बस। ठीक है, ये इसका इवेंट की डिस्क्रिप्शन है। अब इनको 3 तरीके से किया जा सकता है। इस पाथ से किया जा सकता है, इस पाथ से किया जा सकता है, इस पाथ से किया जा सकता है। हमें डिटरमाइन करना है कि मेरा, अब ये सारी एक्टिविटीज हैं A B C D E, 5 एक्टिविटीज हैं। मेरे को मैं देखना है कि मेरी प्रायोरिटी कैसी हो। प्रायोरिटी बोलते हैं कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उन पे खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिकल केस में चल रही हैं। अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो मेरी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाएगी, तो मेरे को वो नहीं करना। तो मैं क्या कहता हूँ, क्रिटिकल एक्टिविटीज का ध्यान रखो। तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग। क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग में मतलब प्रायोरिटी उन एक्टिविटीज को दो, मेंटेनिंग प्रायोरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज उन एक्टिविटीज को दो जो क्रिटिकल केस में चल रही हैं। जो क्रिटिकल पाथ्स नहीं हैं वो तो चल जाएंगे, उनकी प्रायोरिटी जरूरी नहीं है। क्रिटिकल एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देनी जरूरी है, क्योंकि अगर उनमें कुछ डिले हुआ तो मेरी ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल पाथ ही मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। आई होप ये क्लियर होगा। क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई भी डाउट आता है, कोई पॉजिटिव फीडबैक लगती है, कोई नेगेटिव फीडबैक लगती है तो कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे को मोटिवेशन मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा इसको। तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है,
फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिलेगी, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगी, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, सब कुछ हमारे को आपको उस ग्रुप्स और चैनल्स पे मिलेगा। बेसिकली एक स्टडी इकोसिस्टम बन जाता है ग्रुप पे। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगा ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आपको क्रैश कोर्स जैसा कोई कोर्स चाहिए, उसके लिए आप विजिट करें www.cizplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको मिलेंगे यूपीएससी एई लमसम पैक, उसको चेकआउट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो उसको बाय कीजिए, बहुत यूजफुल रहेगा। आई गारंटी आपको रिग्रेट नहीं होगा उसको बाय करके। वो आपकी प्रिपरेशन में एटलीस्ट बूस्टअप कर देगा कॉन्फिडेंस कि मुझे ये सारे टॉपिक्स याद हैं। रिवीजन के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। इसी तरह अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।